हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम कर रहे थे अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 दंड आरेख। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उसे कंप्लीट करें, जिसमें दंड आरेख क्या होता है, दंड आरेख की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दंड आरेख के प्रकार बताइए, मतलब कौन कौन से टाइप्स हैं जो ये हम डायग्राम बनाएंगे, किस किस उसके बेस पर है। सबसे पहला हमने पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके थे सरल दंड आरेख। मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि सरल दंड आरेख हमने क्या किया था। सरल दंड आरेख वो आरेख होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्ट को, यानी कि एक ही तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने अपने देश से वस्तुओं का कितना निर्यात किया है, ओनली हम निर्यात दिखा रहे हैं तो वो सरल दंड आरेख है। या फिर हमने अदर कंट्री से कितना आयात किया है, ओनली आयात दिखा रहे हैं तो वो सरल दंड आरेख है। या फिर हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कितनी इस बार हमारी सेल हुई है हर ईयर में, तो वो भी सरल दंड आरेख। कहने का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तथ्य को, एक ही फैक्ट को दिखाया जाता है तो वो होता है आपका सरल दंड आरेख। अब जो ये सरल दंड आरेख था इसके दो प्रकार थे। ये ऊर्ध्वाधर भी बनता है, जितने भी डायग्राम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं, वर्टिकल भी बनते हैं, दोनों होते हैं। ऊर्ध्वाधर भी होता है और क्षैतिज भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम हमेशा बनाते हैं वो वर्टिकल ही बनाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ तो आपको वही बनाना पड़ेगा। और कुछ भी गिवन ना हो तो हमेशा आपको ऊर्ध्वाधर, इट मीन्स वर्टिकल डायग्राम ही बना के आना है। तो पार्ट 1 जब हमने किया था तो मैंने सरल दंड आरेख आपको दोनों तरीके से बना के दिखाया था, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो जिसने भी वो नहीं देखा है उसे कंप्लीट करें। ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ये डाटा है, और इस डाटा को लेके हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों डायग्राम कंप्लीट किए थे। आज हम इसका पॉइंट नंबर 2 करेंगे, बहुगुणी दंड आरेख क्या होता है। अब देखिए बहुगुणी, नेम से पता चल रहा है बहु मतलब बहुत सारे गुणों को प्रकट करने वाला जो आरेख है वो क्या कहलाएगा, बहुगुणी दंड आरेख। अब बहुत सारे यानी कि वो दो तथ्य भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम आयात भी दिखा रहे हैं और निर्यात भी दिखा रहे हैं तो ये दो हो गए, या हमने आयात भी दिखाया, निर्यात भी दिखाया, बिक्री भी दिखाई तो ये 3 तथ्य हो गए। तो जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा तथ्य को एक साथ डायग्राम के थ्रू दर्शाया जाता है तो वो होता है बहुगुणी दंड आरेख। तो देखिए बहुगुणी दंड आरेख वे दंड आरेख है जो 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। क्लियर। इनका प्रयोग विभिन्न तथ्य, जैसे बता भी दिया कि जन्म दर तथा मृत्यु दर की तुलना के लिए किया जाता है। जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं और उसमें हम 2 तथ्य दिखा रहे हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो देखिए ये है अब आपका बहुगुणी दंड आरेख। इसका जो डाटा है वो इस तरीके से है। देखिए ये हमारा क्या है, बहुगुणी दंड आरेख। ये क्वेश्चन है इसका, ये पूरा, ये थोड़ा नीचे हो गया है, ये इसका क्वेश्चन है। ये ईयर दे रखा है कि 2013 में बताया कि गेहूं का जो भी है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं कि आयात किया है, निर्यात किया है, कुछ भी ले सकते हैं। हमें मेनली डाटा देखना है कि ये अलग अलग ईयर हैं और इन ईयर में आप ये कह सकते हैं गेहूं का इतना इतना प्रोडक्शन हुआ, चावल का इतना हुआ और चीनी का इतना हुआ। तो इनको आपको डायग्राम में बना के दिखाना है तो वो कौन सा आरेख बन जाएगा आपका, बहुगुणी दंड आरेख। तो 2013 में जैसे बताया गेहूं का इतना प्रोडक्शन है 10। अब ये क्वांटिटी किस में हो सकती है, लाख में, करोड़ में, कैसे भी हो सकती है, बट हमें यहाँ पे एग्जैक्टली जो डिजिट है उसको लेके चलना है। चावल का 8 है, चीनी का 7 है। इसी तरीके से बताया 2014, 15, 16, 17 में अलग अलग बताया। अब हम इसके थ्रू क्या बनाएंगे, एक हम बहुगुणी दंड आरेख अपना तैयार करते हैं। ठीक है,
तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारे दो एक्सिस होते हैं। थोड़ा सा हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। दो एक्सिस होते हैं बच्चे, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, आपको जब भी डायग्राम बनाना है पेंसिल और स्केल का यूज़ करके बनाना है, फ्री हैंड ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी हो सकती है क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, लेकिन आपकी लाइन बिल्कुल कैसी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। एरो लगा के हमेशा लिखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर 0 है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ईयर लेंगे, यानी कि वर्ष जो लिखे हुए थे, और 13 से लेके कहाँ तक थे, 17। तो यहाँ आप 0 पे स्केल रखें अपना और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लें। जैसे 2 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। 2013, 14, 15, 16, 17। ठीक है, इतना मैंने ले लिया ये। तो आपकी कॉपी में जैसा भी स्पेस है, 2 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर, वो आप ले सकते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पे हमने 2013 से लेके कहाँ तक लिख लिए, 17 तक। अब यहाँ पर आपको ये क्या दिया हुआ है, एक तरीके से उत्पादन दिया हुआ है, गेहूँ, चावल, चीनी। तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिख देंगे, उत्पादन। क्या लिख देंगे, उत्पादन। ओके, अब यहाँ की डिजिट कैसे लेनी है वो ये आप देखिए कि डिजिट्स कैसे ली जाती हैं। सबसे पहले मैंने जो ये ईयर थे वो यहाँ पर लिए। अब ये गेहूँ, चावल, चीनी सभी में आप चेक करें मिनिमम छोटी डिजिट कौन सी है और हाईएस्ट कितनी है। तो देखिए हाईएस्ट इसमें जो जा रही है 10, 8, 7, 12, यहाँ पर जो हाईएस्ट दिखाई दे रही है वो डिजिट है 14, और जो सबसे छोटी डिजिट अगर हमें इसमें दिखाई दे रही है तो वो है 7, है ना। 7 इसकी सबसे छोटी है, 14 इसकी सबसे हाईएस्ट डिजिट है। तो हम कैसे ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे आप 2 का डिफरेंस लेकर के 14 तक ले सकते हो, या 1 का डिफरेंस ले सकते हो, या 3 का भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ज़्यादा भी ना ले, ज़्यादा डिजिट्स का ना ले। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 का हम ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट यहाँ से भी। अब आप अपनी कॉपी में 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आप पॉइंट लगा लेना। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक तो डिजिट है ही है, एक एक्स्ट्रा लेके चल लेते हैं हम 16। ओके, अब हम इस क्या करेंगे, जो डाटा आपको दिया हुआ है इसको देखते रहेंगे और अपना ग्राफ को हम तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए 2013 में गेहूं 10 प्रोडक्शन है, चावल का 8 है, चीनी का 7 है। अब ये तीनों लाइन आपको कैसे बनानी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 0 से आपको थोड़ा सा गैप लेके चलना है। ठीक है, 0 के बाद थोड़ा सा गैप लेके चलना है, उसको टच नहीं करना है। प्रोडक्शन है 10, तो 0 से मैंने थोड़ा सा प्रोडक्शन यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने ऐसे लिया 10, ध्यान से समझना। और मैंने इतनी चौड़ाई ली है इसकी। ठीक है भाई, कितना है ये 10, किस चीज़ का, गेहूं का। चावल का है 8। अब चावल का जो 8 है वो इसी से टच करके बनाना है बिल्कुल, और चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए जितनी हमने गेहूं की चौड़ाई ली है। और चीनी का है 7, यानी कि ये आ गया 0.7। तो अब आपने क्या देखा, देखो ध्यान से, क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है इसमें। सबसे पहले हमें 0 से टच नहीं करना, थोड़ा सा हमें गैप लेना है। फिर हमने गेहूं, चावल, चीनी तीनों चीज़ों के प्रोडक्शन को हमने दिखाया और इनको टच करके बनाया, है ना। तो ये 10 था और यहाँ पर ये कितना है, 8 है, और ये आपका 7 है। तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि गेहूं का प्रोडक्शन 2013 में 10 है, 2013 में
चावल का प्रोडक्शन 8 है और चीनी का प्रोडक्शन 7 है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही साथ हम कई चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा आरेख बन रहा है, बहुगुणी दंड आरेख। अब नेक्स्ट आ जाओ, 2014 में गेहूं का प्रोडक्शन कितना है, 12। अब आपने जितना डिफरेंस पहले छोड़ा था, 0 से लेके यहाँ तक का जो आपने ये डिफरेंस छोड़ा था, उतना ही डिफरेंस आपको हर ईयर में छोड़ते हुए चलना है, ध्यान रखना। तो पहले कितना है, 12 यहाँ पे आएगा ये, ठीक है भाई। मेरा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आप स्केल से बिल्कुल मेज़र करके बनाया ना। और फिर ये चौड़ाई इतनी ही रहेगी इसकी जितनी स्टार्टिंग में ली है। और ध्यान रहे 1 2 3 तीनों की चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए और आगे वाली भी सेम ऐसी चलनी चाहिए। ये हो गया 12। फिर नेक्स्ट कितना था प्रोडक्शन चावल का, 10 हो गया। और चीनी का कितना है, 8, ये 8 हो गया। तो ये भी बन गया आपका 12 10 8, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, 2015 में गेहूं का प्रोडक्शन है 13। तो 13 कहाँ होगा, 12 और 14 के बीच में। और जितना गैप छोड़ रहे हो हर बार, उतना गैप ये छोड़ते हुए आपको चलना है। तो ये हो गया आपका, इतनी चौड़ाई सभी की सेम रहेगी। तो कितना है ये, 13। फिर लेना है आपको 11, ये हो गया आपका 11। और 11 के बाद आपको क्या लेना है, चीनी का 9। तो 9 इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपको ये ग्राफ क्या करना है, रेडी करना है। अब आप आगे देख रहे हैं 2016 में भी सभी का दे रखा है, ऐसे ये वाला बनाए। 2016 में क्या होगा, सबसे पहले 12 है, 12 आपका ये हो गया यहाँ से 11 से थोड़ा सा ऊपर। और जितना गैप हर बार छोड़ते हैं उतना ही गैप आपको छोड़ते हुए चलना है। तो ये हो गया 12। 12 के बाद आपको कितना लेना है, 11। 11 हो गया आपका 10 और 11 के बीच में, सॉरी 10 और 12 के बीच में 11। और 8.5, तो 8.5 कैसे लोगे, 8 और 10 के बिल्कुल मिड वाला पॉइंट हो गया 9, और 8 और 9 के मिड वाला पॉइंट क्या हो गया, 8.5, ठीक है। तो स्केल रख के बिल्कुल नाप के बनाना है आपको 8.5। अब ये लास्ट वाला ऐसे ही आप अपने आप बनाना, 14 13 8, ठीक है, 2017 में। तो अब ये अलग अलग तो दिखाई नहीं दे रहे, इनको अलग अलग शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक आप क्या करें, ब्लैंक छोड़ दें, दूसरे वाले में इस तरीके की लाइन बना दें। कौन सा था ये, चावल का। तो सभी चावल वाले इस तरीके से दिखा दें ताकि पता चले कि इस तरीके की जो लाइन है वो चावल को दर्शा रही हैं और जो ब्लैंक है वो गेहूं को दर्शा रही हैं। इसमें क्रॉस कर दें तो ये पता चल रहा है कि जो एक क्रॉस वाला है ये किसको दिखा रहा है, चीनी के प्रोडक्शन को। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना के यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि एक ब्लैंक बॉक्स है, एक बॉक्स और है और एक ये, 3 चीज़ें हैं इसमें हमने जो डायग्राम में शो की हैं। यानी कि जो ब्लैंक वाला बॉक्स था वो किसको दिखा रहा था, गेहूं को, ये दिखाना पड़ेगा। ऐसे जो हमने लाइन की है ये दिखा रहा है चावल को, और ये जो हमने क्रॉस लगाए हैं ये किसको दिखा रहा है, चीनी को, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हमने डायग्राम कंप्लीट किया, कौन सा, बहुगुणी दंड आरेख। तो ध्यान रहे कई सारी चीज़ हैं, एक्स जरूर लिखना है, वाई लिखना है, 0 है, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, वर्ष दिखा रहे हो तो लिखना पड़ेगा वर्ष, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि हम प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन दिखा रहे हैं। फिर ये आपने अलग अलग लाइनें ड्रॉ की हैं,
सभी की जो हाइट है वो तो कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन चौड़ाई सभी की क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। सभी के बीच में डिफरेंस एक जैसा रहेगा। फिर ये एक जैसे दिखाई ना दें उसके लिए हमने कुछ को ब्लैंक छोड़ दिया, शेड कर दिया, क्रॉस लगा दिया, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ बतानी पड़ेगी कि कौन सा जो कॉलम है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा तैयार किया है, बहुगुणी दंड आरेख, जो कि दंड आरेख का दूसरा प्रकार था। अब हम करेंगे इसी तरीके से दंड आरेख का तीसरा प्रकार, जिसका नाम है उपविभाजित दंड आरेख। देखिए, उपविभाजित दंड आरेख क्या होता है, जिसमें हम टोटल को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा जो टोटल होता है उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको कुछ हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसको हम बांट देते हैं, इसीलिए इसका नाम है उपविभाजित दंड आरेख। चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, उपविभाजित दंड आरेख। ठीक है, तो उपविभाजित में मैंने आपको बता दिया कि टोटल पहले अमाउंट ले लिया जाता है और फिर उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं डिवाइड, वो देखिए, डेफिनेशन भी लिखी हुई है। उपविभाजित दंड आरेख वह दंड आरेख है जो किसी तथ्य के कुल मूल्य, यानी कि पहले हम टोटल बना देते हैं, तथा उपविभाजन को प्रस्तुत करता है, यानी कि फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार के चित्र में संपूर्ण मूल्य का एक दंड बनाकर हम पूरे डायग्राम का एक टोटल हम जो अमाउंट है वो प्रेजेंट करके उसका विभाजन कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है उपविभाजित दंड आरेख। देखिए किस तरीके से लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। दो कॉलेज थे, कॉलेज ए, कॉलेज बी। कॉलेज ए में ये बताया कि आर्ट्स के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 1200, साइंस के 800, कॉमर्स के 600, लॉ के 400, यानी कि ये बता दिया कि कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट्स 3000 हैं, जो कि जिन्होंने अलग अलग इस तरीके से स्ट्रीम ली हुई है। कॉलेज बी था, बी में टोटल कितना है, 2000, मतलब 2000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थियों की संख्या है, जिन्होंने किसी ने आर्ट्स 750 बच्चों ने ली, 500 बच्चों ने साइंस ली, 300 ने कॉमर्स ली, 450 बच्चों ने लॉ लिया। तो इस तरीके से ये डाटा आपको दे रखा है। अब इस डाटा को हम देख करके अपना डायग्राम देखिए किस तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले वही सेम चीज़ है, आपको क्या बनाना होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, और एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉलेज लिख देंगे। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब कॉलेज दो थे, ए और बी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखना है, कॉलेज ए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इतना गैप ले लो इस बार, ठीक है, और यहाँ तक हम क्या बना देंगे, यहाँ तक कॉलेज ए बना देंगे। क्या बना देंगे, कॉलेज ए। पहले स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है 0 से टच नहीं करते, थोड़ा गैप लेके चलते हैं, तो ये हमने गैप ले लिया और इतना हमने चौड़ाई ले ली कॉलेज ए की। फिर कॉलेज बी लेना है, तो जितना डिफरेंस यहाँ छोड़ा है उतना ही डिफरेंस यहाँ छोड़ दिया, और इतनी ही चौड़ाई इसकी लेते हुए यहाँ हम दिखा देंगे कॉलेज बी। तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी भी लिख सकते हो, क्योंकि नीचे हमने कॉलेज लिख दिया है। ये ए को दिखाएगा और ये बी को दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल इसका है 3000 और ये है 2000, तो हमें यानी कि 3000 तक आपको चाहिए डाटा, मतलब जो आपको डाटा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा वो कहाँ तक करना पड़ेगा, 3000। अब इसमें आप ये देखिए कि हम कितने कितने का डिफरेंस लें कि हम 3000 तक बना पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 300 का गैप लेते हैं तो हम कहाँ तक बना देंगे, 3000 तक। तो देखिए कैसे गैप लोगे, 0 से पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने इतना गैप लिया और मैंने लिखा 300,
तो 300 के बाद फिर मैं 600 लिखूँगी। क्यों? क्योंकि जितना गैप स्टार्टिंग में होता है उतना ही डिफरेंस आगे चलता है। यहाँ का डिफरेंस हमने 300 का लिया है तो आगे भी 300 का ही चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 300 फिर मैंने लिख दिया 400 फिर 500, वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस है 300 और अगर मैं यहाँ 400 लिखती हूँ तो ये डिफरेंस है 100। तो अलग अलग डिफरेंस कभी भी नहीं होता, सेम ही चलता है। तो 300, 600, 600 के बाद ऐसे आ जाएगा 900। आपकी मर्जी है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, कैसे भी आपकी कॉपी में जितना स्पेस है उसको लेते हुए आप अपने डॉट लगाना। ठीक है, फिर हो जाएगा 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 और लास्ट था आपका 3000। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ये देखिए कॉलेज ए की बात करते हैं पहले हम। कॉलेज ए में टोटल कितना है? 3000 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप पूरा 3000 बना दीजिए। यहाँ से हमें डिफरेंस छोड़ना था तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी 3000 से। ठीक है, और इतनी हमने इसकी चौड़ाई ली थी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया कॉलेज ए का। टोटल कितना है भाई? कॉलेज ए में हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3000। लेकिन ये 3000 स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड हैं। सबसे पहले आर्ट्स के कितने बच्चे हैं? 1200, 1200। तो 1200 की लाइन आपकी यहाँ पे है, ये 1200 का पॉइंट है। तो 1200 पे आप एक कट लगा दीजिए, तभी हम इसको बोलते हैं उपविभाजित। मतलब उसको हम विभाजित करते जाएंगे, बांटते चले जाएंगे। तो ये जो ये है आपका 0 से लेके ये कितना हो गया? 1200 का हो गया ये। अब कह रहा है साइंस के बच्चे कितने हैं? 800 हैं। तो अब हमें साइंस का जो डिफरेंस लेना है वो 800 और दिखाना है। तो 800 कैसे दिखाएंगे? 1200 हमने ये लिया जिसमें आप 800 ऐड कर दें। तो 1200 में अगर हम 800 प्लस करते हैं तो 2000 आता है। तो 2000 की लाइन देखिए कहाँ मिलेगी आपको? 1800 और 2100 इनके बीच में। क्यों? क्योंकि 18 और यहाँ पे है ये 19, 20, 21 है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से अंदाजे से लेकर के ये हो गया। तो मैंने 1200 में 800 जोड़ा यानी कि कितना आया मेरा? 2000। तो जहाँ पे 2000 होगा वहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये जो डिफरेंस बचेगा अपने आप ही ये कितने का बच जाएगा? 800 का। 1200 और 800 कितना हो गया? 2000। अब 2000 में फिर 600 ऐड कर दें तो कितना आता है? 2600 आता है। 2600। तो 2600 कहाँ होगा? 2700 से थोड़ा कम होगा। तो ये हो गया 2600 पे लाइन खींच दी। तो ये जो डिफरेंस बचेगा अपने आप ही कॉमर्स का बच जाएगा यानी कि 600 का। और लास्ट 400। तो क्योंकि मैंने 2600 पे ये लाइन खींची थी और लास्ट लाइन खींची हुई है 3000 पे, तो 2600 से जब 3000 पे जाएंगे तो डिफरेंस अपने आप ही कितना बचा? 400 का। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया स्टूडेंट्स? 400। समझ आया? तो यही था उपविभाजित दंडारेख, जिसमें टोटल पहले हम प्रेजेंट करते हैं फिर उसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो वो बन जाता है उपविभाजित दंडारेख। इसी तरीके से भाई अब हम कॉलेज बी का रेडी करेंगे। टोटल है 2000। जितना गैप यहाँ छोड़ा उतना ही गैप यहाँ छोड़ते हुए 2000 हमने ये लाइन बनाई भी थी यहाँ पे। तो ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। भाई आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड में भी बना रही हूँ और फ्री हैंड बना रही हूँ, बट आपको स्केल का यूज़ करके करना है। तो ये हो गया टोटल 2000। इसको डिवाइड करें कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं 750। तो 750 कहाँ होगा? बिल्कुल 600 और 900 का बिल्कुल मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 750। तो ये हो गया 750। साइंस के हैं 500।
तो 750 में 750 में 500 ऐड करें तो कितना आता है, 1250 आता है। तो ये 1200 है और 1200 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 1250। तो ये जो डिफरेंस बचा आपका ये 500 का बच गया, यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स का। फिर 300 और ऐड कर दें, ये कितना था 1250, तो 1250 में 300 ऐड करेंगे कितना आएगा 1550, यानी कि 1500 से हल्का सा ऊपर आ जाएगा 1550। और ये आपका जो डिफरेंस है ये कितना आ गया 300 का। और ये जो लॉ का है 450, ये अपने आप ही कितने का बचेगा भाई डिफरेंस 450। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन थी ये कितने पे थी 1550, तो 1550 में जब 450 ऐड करते हैं तो 2000 ही आता है। तो ये डिफरेंस बच गया आपका 2000 का। तो ये बताया पहले। अब ये देखिए, अब इनको अलग अलग शो करने के लिए आर्ट्स के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें। फिर क्या था ये आर्ट्स के बाद साइंस के कॉलम्स को ऐसे दिखा दें कि ये साइंस है, ठीक है। फिर था साइंस के बाद कॉमर्स के ऐसे दिखा दें, ये कॉमर्स के हो गए। और कॉमर्स के बाद क्या है लॉ का ऐसे दिखा दें, कुछ भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। अब ये देखिए, इसको अलग से शो करना है आपको दोबारा से। कैसे? यहाँ पे बॉक्स बना के आपको दिखाना है। कितने थे 4, 1 2 3 एंड 4। आप ये बताएंगे कि जो ब्लैंक छोड़ा है आपने ये किसको दिखा रहा है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को। फिर जो आपने ये वाला किया था ये किसको दिखा रहा था, साइंस का। फिर साइंस का इस तरीके से बताना है आपको ऐसे। फिर क्रॉस वाला जो था कॉलम वो किसको दिखा रहा था, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। एंड लास्ट इस तरीके से जो है वो किसको दिखा रहा था, लॉ वाले स्टूडेंट्स को। तो ये हमारा जो हुआ है रेडी, वो कौन सा हुआ है, उपविभाजित दंड आरेख, जिसमें हमने पहले टोटल अमाउंट को प्रेजेंट किया, फिर उसको हमने क्या किया, अलग अलग ऐसे करके उसको हमने विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर हम लास्ट में बता देंगे कि कौन सी चीज़ क्या दिखाई जा रही है। तो हमने इसके कितने पार्ट्स कर लिए स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स हो गए हमारे। सबसे पहला था सरल दंड आरेख, दूसरा हमने किया बहुगुणी दंड आरेख, तीसरा हमने अभी किया है उपविभाजित दंड आरेख। अब हम जो करेंगे स्टार्ट वो नंबर 4 रहेगा आपका प्रतिशत दंड आरेख। देखिए प्रतिशत दंड आरेख में डायग्राम डायरेक्ट नहीं बनता, पहले इसका हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो देखिए इसका ये 4th पॉइंट है प्रतिशत दंड आरेख। इसके बाद 2 पॉइंट और बचेंगे। प्रतिशत दंड आरेख के बाद आता है आपका विचलन दंड आरेख नंबर 5th पॉइंट, एंड लास्ट है इसका नंबर 6 पॉइंट खंडित दंड चित्र या खंडित दंड आरेख। तो इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। सेकंड पार्ट में हमने 2 चीज़ की हैं, बहुगुणी दंड आरेख और उपविभाजित दंड आरेख। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 3 पार्ट्स और रह गए हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर एक आपको पार्ट अलग से देखने को मिलेगा जिसमें हम सीखेंगे पूरा पाई चार्ट के बारे में कि वृत्तीय आरेख क्या होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।